थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखन है वो कब से प्रारंभ हुआ, किन किन इतिहासकारों ने किस तरह से अपने इतिहास ग्रंथों में इसको इस तरह से लिखा। इसके बाद अगली जो चर्चा है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास पर वो है हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण व नामकरण। अगर तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से 3 आधारों को मानकर किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन्होंने 3 प्रमुख आधार माने। उन 3 आधारों के आधार पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया। वो प्रमुख जो 3 आधार माने थे उसमें पहला था कर्ता के नामकरण के आधार पर। कर्ता के नामकरण के आधार पर यानी जिस युग में जो भी महान साहित्यकार हुआ उस साहित्यकार ही उस युग का प्रमुख कर्ता हो गया और उस साहित्यकार के उस नाम को ही प्रमुख आधार बना करके और हिंदी साहित्य का जो कालखंड है उसका नामकरण उसी के नाम के आधार पर कर दिया गया। आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युगो, प्रसाद योगो, प्रेमचंद योगो, शुक्ल योगो आदि। अगर समझे, अर्थात जिस युग में जो भी महान साहित्यकार हुआ है उस साहित्यकार के नाम को ही प्रमुख आधार बना करके उसी के नाम के आधार पर उस युग का नामकरण कर दिया गया, जो आज भी हमारे हिंदी साहित्य में चल रहा है। तो इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार था उसमें पहला जो आधार था वो था कर्ता के नामकरण के आधार पर। अर्थात जिस युग में जो भी महान साहित्यकार हुआ उस साहित्यकार के उस नाम को ही प्रमुख आधार बना करके उसी के नामकरण के आधार पर उस युग का नामकरण कर दिया गया। आ गया समझे। दूसरा जो प्रमुख आधार था वो था प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर देखिए, हमारे जो भी साहित्यकार हैं उन साहित्यकार ने हमारे हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़ा और उन विशेष कालखंड में जो ग्रंथ थे, जो किसी विशेष कालखंड में जो किसी विशेष प्रवृत्ति को लेकर चल रहे थे, तो उस कालखंड में उस प्रमुख उस प्रवृत्ति को, उन ग्रंथों की जो प्रमुख जो प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति का मतलब उन ग्रंथों की जो प्रमुख विशेषता थी जो काफी कालखंड तक, काफी समय तक जो उस युग के साहित्य में प्रचलित रही, उसी को प्रमुख आधार मान लिया। आ गया समझे। अर्थात एक काल विशेष में जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन ग्रंथों की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति को ही प्रमुख आधार मान करके उस प्रवृत्ति के आधार पर ही उस युग का नामकरण कर दिया गया। जैसे आप देख लीजिए हिंदी साहित्य में चल रहा है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कालखंड उनका जो भी नामकरण किया है वो प्रमुख रूप से प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। उस युग के ग्रंथों की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति को ही प्रमुख आधार बना लिया और उसको ही आधार मान करके और उस कालखंड का नामकरण है उस प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर ही कर दिया। जैसे उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। क्यों? क्योंकि उस युग के जो ग्रंथ थे उनमें वीरता की प्रधानता थी और उस वीरता की प्रधानता के आधार पर इस युग का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल रख दिया। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी तो उस युग का नाम उन्होंने भक्ति काल रख दिया। रीति काल में रीति की प्रधानता थी तो उस युग का नाम उन्होंने रीति काल रख दिया। आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता थी तो इसकी वजह से उन्होंने उसका नाम गद्य काल रख दिया। उसी तरह छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है,
क्योंकि इस युग में जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन ग्रंथों में इन चीज़ों की प्रमुख रूप से प्रमुख विशेषता रही थी। इसलिए इन ग्रंथों की इस प्रमुख प्रवृत्ति को ही प्रमुख आधार मान करके और यीशु का नामकरण है वो उसी प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर रख दिया गया था। आ गया समझे? तीसरा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वर्गीकरण करने का जो तीसरा जो प्रमुख आधार था वो था विकासवादिता के आधार पर। अब देखिए विकासवादिता के आधार पर, विकासवादिता क्या होती है? विकासवादिता अर्थात जैसे जैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो जैसे जैसे विकसित होता गया हो, विकासवादिता, वादिता का मतलब है बढ़ता गया, जैसे जैसे विकास बढ़ता गया वैसे वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण है वो उसी आधार पर रखा गया। आपने देखा होगा मिस्र बंधुओं ने इस विकासवादिता के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया। उन्होंने लिखा आरंभ को आरंभिक काल कहा, उन्होंने मध्य को उन्होंने मध्यकाल कहा और आधुनिक काल को उन्होंने आधुनिक काल नाम दिया। आ गया समझ? अर्थात जैसे जैसे विकास बढ़ता गया वैसे वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण है, इतिहास के कालों का जो नामकरण है वो उसी आधार पर रखते गए। आपने देखा होगा प्रारंभ को उन्होंने आरंभिक काल नाम दिया, मध्य को उन्होंने मध्यकाल नाम दिया, वर्तमान काल को उन्होंने आधुनिक काल नाम दे दिया। तो जिस तरह से विकास बढ़ता गया उसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालों का जो वर्गीकरण है वो उसी तरह से करते गए। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वर्गीकरण है या उसका जो नामकरण है वो इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में करते रहे, जो आज भी चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में तीनों तरह का जो वर्गीकरण है वो आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको मिल जाता है। आगे सर, ये तो है हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण। अब है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कालखंड है उनको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामकरण दिया गया। आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विवाद रहा था वो हिंदी साहित्य के आदिकाल पर रहा। आदिकाल पर हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग आदिकाल को, किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने उसको आदिकाल कहा, किसी ने उसको संधि काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने बीज वपन काल कहा। अगर तो आदिकाल पर हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवाद रहा। एकमात्र भक्ति काल एक ऐसा काल था जिसके नामकरण पर हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई विवाद नहीं रहा। आगे समझ? अब किसने क्या नाम दिया कौन कौन से काल को, तो अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण। तो देखिए ये तो हो गया हमारा वर्गीकरण। अब चलते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण पर।